अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। सितमगर की सितमगरी, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 3। बारिश में भीगा वजूद अभी तक बेनियाज था खुद से, उस माहौल से और उन निगाहों से जो उसे बर्बाद करने वाली थी, उसे नज़र लगाने वाली थी। इस बात से अनजान कि नज़र किसकी होगी, वही जिससे उसे बे इंतहा मोहब्बत है, जिस पे उसे बड़ा मान है, जिस पे वो आंखें बंद करके एतबार करती है, उसे उसी की नज़र लगने वाली थी। वो आंखें बंद किए, हाथों को फैलाए, बारिश के कतरे चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी जुल्फ़ें भीग गई थीं और लटों की सूरत उसकी कमर से चिपकी थी। नीली आंखें बंद किए वो मसरूर सी घूम रही थी। तभी उस तड़ातड़ बारिश में आवाज़ गूंजी, बिया, अब बस कर दो। उसने आंखें खोली, गर्दन मोड़कर अपने उकब में देखा। सीमा उसे अब अंदर आने का इशारा कर रही थी। उसने सर ना में हिलाया, मैंने नहीं आना अभी। सीमा ने उसे आंखें दिखाई। ये सर्दी की बारिश है, इसमें भीग रही हो, बीमार हो जाओगी। बिया ने अपना रुख उस जानिब किया। कहराम शाह मुझे दवाई दिलवा देंगे। उसकी बात पे सीमा ने उस पर नाराज़ निगाह डाली। तुमने बीमार ही लाजमी होना है, अब बस कर दो, अंदर आ जाओ, वरना मैं अम्मी को कॉल कर रही हूँ, वो तुम्हें वापस बुला लेंगी। बिया ने तेज़ी से सर ना में हिलाया। नहीं ना, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ। सीमा ने चुटकी बजाई। तो फिर अंदर आ जाओ, बहुत नहा ली तुम। उसका लहजा सख्त हो गया था। बिया ना चाहते हुए भी अंदर की जानिब बढ़ गई थी। सीमा ने उसके करीब आते ही उसके गिर्द टावल लपेटा। सारी भीग गई हो। उसके लहजे की नाराज़ी वैसी ही थी। इतना मज़ा आ रहा था, आपने ऐसे ही बुला लिया। उसने भी गिला किया तो सीमा बस लब भींच कर रह गई। वो उसे अपने साथ कमरे में ले आई थी। बाहर बादलों के बाइस इतना अंधेरा था कि यूं लगता था रात बहुत करीब है, लेकिन अभी 6 बजे थे। कुछ सर्दियों के दिन थे तो ऐसे ही अंधेरा फैल जाता था। बिया कमरे में आई तो उसे हैरानी हुई। शाहजी कहाँ गए? उसने कमरे में मतलाशी निगाहों से देखा। बाहर गए हैं। तुम अब गर्म पानी से नहा लो, फिर कपड़े बदल लेना। मैं अपना कोई सूट देती हूँ। बिया ने उसे कहा, मैं अपने कमरे से ले आती हूँ। सीमा ने गहरा सांस लिया। तुम जो लेकर आई हो वो इतनी सर्दी वाले नहीं हैं। तुम मेरा सूट पहन लो। तुमने आज तक कोई काम ठीक नहीं किया। वह बिया को बातें सुनाने लगी तो बिया नाराज़ी से सर झटकती खामोश हो गई। आपकी शादी वाले कपड़े लाई हूँ कि यहाँ घूमने गई तो वो पहन लूँगी। सीमा ने अपना सर पकड़ लिया। लड़की, इतने फैंसी कपड़े तुम यहाँ पहनने के लिए लाई हो? हद है बिया, तुम्हारी भी। फिर कह रही हो कि तुम अपना ही कोई सूट पहन लोगी। वो कपड़े कहाँ? वो कपड़े कहीं किसी शादी में पहनना। बिया ने गहरा सांस लिया। ख़ानदान में दूर दूर तक कहीं शादी के आसार नहीं हैं। हुई तो मेरी ही होगी। सीमा ने उसे दहल कर देखा। तौबा बिया, कैसी बातें कर रही हो? तुमसे बड़े अभी बहुत ख़ानदान में हैं। तुम्हारी अभी नहीं होगी। तुमने अभी पढ़ना है। बिया ने झल्ला कर उसे देखा। क्यों? अपने घर में आपके बाद तो अब मैं ही हूँ ना कवारी। और पढ़ाई का क्या है? ये तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी हो सकती है। इंसान कब्र तक पढ़ सकता है, लेकिन शादी की उम्र होती है। वो निकल गई तो फिर मेरा क्या होगा? सीमा उसका मुंह देखती रह गई। तभी तुम बार बार फेल होती हो।
क्योंकि तुम्हारा दिमाग पढ़ाई के अलावा हर जगह लग रहा है। बिया, ऐसी बातें ना किया करो। बच्चियों के मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। उसने समझाते हुए सूट निकाला और बिया को दे दिया। वो एक पर्पल कलर का निहायत खूबसूरत सिल्क का फ्राक नुमा सूट था। बिया उसे देखती रह गई। ये किसने लाकर दिया है? उसने पूछा तो सीमा ने जवाब दिया, कौन लाकर दे सकता है? उसके लबों को मुस्कान ने छुआ था। बिया ने उसे शरीर निगाहों से देखा। ओहो, यानी शाहजी, वाह वाह, उनकी चॉइस तो बड़ी कमाल की है। वह जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मैं तुम्हारे लिए दूध लेने जा रही हूँ। नीम गर्म दूध पी लेना। बिया ने चिल्लाकर जवाब दिया, मैं नहीं पीऊँगी। सीमा ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। मार खाओगी फिर पियोगी, देख लेना तुम। वो कहकर कमरे से निकल गई थी। जब वह वापस लौटी तो बिया उसका सूट पहने खुद को शीशे में देख रही थी। सीमा ने उस पर एक भरपूर निगाह डाली, फिर दूध के गिलास को मेज़ पे रखती वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। मेरे बराबर हो गई हो तुम। सीमा ने उससे अपना कांधा मिलाया था। और इस सूट में तो आप जैसी ही लग रही हूँ, वो खुशी से बोली। सीमा ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा प्यारी हो। बिया उसकी बात पे शर्मा गई। वो तो मैं हूँ, मैं इनकार करके आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। सीमा बेसाख्ता हंस दी। बिया भी हंसी। फिर सीमा ने उसे मोहब्बत से कहा, तुम अब दूध पीकर लेट जाओ, वरना सर्दी लग जाएगी। बिया ने मुंह चढ़ाया, मेरा दूध पीने को दिल नहीं कर रहा। सीमा ने उसे आंखें दिखाई। मैं अम्मी को कॉल करूं? बिया झंझला गई। आप बात बात पे मुझे धमकाया ना करें, मैं शाहजी को बता दूंगी। सीमा ने सर हिलाया। हाँ, तुम बताना, मैं भी बताऊंगी कि तुम पहले सर्दी में बारिश में नहाती रही। उन्होंने वैसे तो तुम्हें देख लिया था। अब मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि तुम फिर गर्म दूध नहीं पी रही थी। तब तुम जानती हो, तुम्हें डांट पड़ेगी। फिर मेरे पास ना आना उनकी शिकायत लेकर। वह पहले ही नाराज़ हो रहे थे कि बिया को अकल करनी चाहिए। बिया ने दिल पकड़ लिया। उन्होंने मुझे देख लिया था। हाँ जी, देख लिया था। तुम इतनी मगन थी कि उनकी गाड़ी लेकर जाने का भी तुम्हें नहीं पता चला। वो तुम्हारे पास से गए हैं। बिया सदमे से सीमा को देखने लगी, फिर संभल कर बोली, तो देख लिया, मैं भला उनसे डरती हूँ? सीमा ने भवें ऊपर की, तो तुम उनसे नहीं डरती? बिया ने सर हाँ में हिलाया, जी नहीं डरती। सीमा ने शाने उचकाए, तो ठीक है, आज रात को वो आएंगे तो बता दूंगी कि आपके लाड ने लड़की बिगाड़ दी है। अब वो आपसे नहीं डरती। बिया ने अपना सर पीट लिया। अपिया ना करें ना, उन्हें ना बताना, मैं डरती हूँ उनसे। वह भारी आवाज़ में बोलते हैं तो मेरी जान निकल जाती है। मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। मैं हिम्मत करके उनके सामने ये जाहिर करती हूँ कि मैं उनसे नहीं डरती, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। अगर आपकी जगह मेरी उनसे शादी होती तो मैं घर छोड़कर भाग जाती। सीमा हंस दी। तभी तुम्हारी शादी उनसे नहीं हुई। हम तुम्हारे लिए तो तुम जैसा ही ढूंढेंगे। बिया ने शर्मा कर पूछा, समझदार? सीमा ने शरारत से जवाब दिया, बेवकूफ़। बिया ने बरहमी से पैर पटका। मैं आपसे अब बात नहीं करूँगी, उसने ऐलान किया था।
सीमा ने उसे शानों से थामा। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब तुम दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। बिया ने ना चाहते हुए भी दूध को अपने लबों से लगा लिया था। फिर वो सीमा के पास लेट गई। वो उससे बातें करने लगी थी और बिया नरम गरम बिस्तर मिलते ही नींद की वादी में खो गई थी। बाबे माजी। नीम के दरख्त पर सूरज की आखिरी किरणें लिपटी हुई थीं। शहर पर से सूरज डूबता दूर पर्वतों की जानिब बढ़ रहा था। उसकी सुर्ख माइल रोशनी दीवारों से लिपटी उस सियाह गाड़ी को देख रही थी जो अभी सड़क नुमा गली में आकर रुकी थी। कहराम शाह आसमानी रंग के डिनर सूट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस, बालों को सलीके से सर पर जमाए, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, गाड़ी को लॉक करता दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था कि दरवाज़ा झट से खुल गया। हमेशा की तरह बिया उसके सामने खड़ी थी। लबों पर मुस्कुराहट थी, दुपट्टे बेनियाजी से कांधों पर झूल रहे थे। खुली बड़ी बड़ी शहद रंग जुल्फ़ें जो उसकी रंगत को मज़ीद निखारती थी उसके एक शाने पर मौजूद थे। उसके उकब में मौजूद नीम के दरख्त पर ठहरे परिंदे कहराम शाह को देखने लगे। शाखों पर दो चिड़ियाँ बैठी थी जो दरवाज़ा खुलने पर फुर से उड़ी और फिर दोबारा आकर शाख पर बैठ गई। उन दोनों का रुख भी कहराम शाह की जानिब था। तुम्हें आज भी पता था कि मैं आऊँगा? बिया ने उसके लिए रास्ता छोड़ा और सर को नफ़ी में हिलाते हुए बोली, पता नहीं था, लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी कि आप आ जाएंगे। और देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं जीत गई। कहराम उसकी बात पे मुताज्जब हुआ। तुम किससे जीत गई? किसी से शर्त लगाई थी? वो अंदर बढ़ता सहन में पहुंच गया था। बिया ने दरवाज़ा बंद किया और सर को नफ़ी में हिलाते हुए दुपट्टे को दुरुस्त करती वो कहराम के पास खड़ी हो गई। उसके परफ्यूम की उसकी खुशबू बिया के असाब पर सवार हो रही थी। उसने गहरा सांस लिया। आपकी ये ठंडी मीठी खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसने हर रोज़ वाली बात कही तो कहराम हंस दिया। मैं जब अगली बार आऊँगा तो तुम्हें ऐसा ही परफ्यूम गिफ्ट कर दूँगा। बिया उसकी बात पर खुश हो गई। सच्ची? आप मुझे ऐसा ही परफ्यूम ला कर देंगे? कहराम शाह ने सर हाँ में हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें ऐसा ही परफ्यूम ला कर दूँगा। वो दोनों नीम के दरख्त से कुछ फासले पर खड़े थे। शाख पर बैठा चिड़िया का जोड़ा उन्हें इन्हमाक से देख रहा था, गोया वो उनकी बातें सुन रहा हो। सहन के पार मौजूद कमरों में से तभी अम्मी की आवाज़ उभरी, बिया कौन आया है? बिया ने ऊंची आवाज़ में कहा, कहराम शाह आए हैं। कहराम ने उसके सर की पुश्त पे चपत लगाई। भाई नहीं कहना तुमने मुझे? बिया ने अपने सर को मसलते हुए उसे नाराज़ी से देखा। सर के पीछे मारने से याददाश्त चली जाती है, और अगर मेरी ये याददाश्त चली गई तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। वो आंखों को सुकेड़ कर उसे घूरते हुए बोली तो कहराम उसे दिलचस्पी से देखने लगा। तुम मेरा जीना हराम कैसे करोगी? बिया सोच में पड़ गई। उसने अपनी उंगली को गाल पर रखा और दस्तक देते हुए सोचने लगी। उसके पास इस बात का फ़िलहाल जवाब नहीं था, तो उसने सर को झटका और बोली, मैं आपको क्यों बताऊं? जब मेरी याद जाएगी तो ही मैं आपको अमली तौर पर वो सब करके दिखाऊंगी। अभी बता दिया तो आप पहले से तैयार हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। अब अंदर आएं, अगर 2 मिनट
आप यहाँ मज़ीद रुके तो अम्मी मुझे मार देंगी। आपको नहीं पता, अम्मी इतनी ज़ोर से मुझे मारती हैं। परसों ही उन्होंने मुझे जूता मारा था। वो अम्मी की शिकायतें लगाने लगी। कहराम ने सर को जुम्बिश दी। और क्यों मारी चची ने तुम्हें जूती? बिया ने शाने उचकाए। अल्लाह जाने, पता नहीं उन्हें मेरे साथ क्या दुश्मनी है। बिला वजह मुझे सब यहाँ डांटते रहते हैं। मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के घर शिफ्ट हो जाऊं। कहराम हल्का सा हंसा। तो हो जाओ ना, हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं। एक कमरा तो बिल्कुल मेरे साथ वाला है, जो कि खाली भी है। तुम्हारा सामान मैं वहाँ शिफ्ट करवा दूंगा। बिया को ये ऑफ़र पसंद आई। मैं इस बारे में आपको सोच कर बताऊंगी। तभी कमरे से अम्मी नमूदार हुई और बोली, और तुम आज इसका सामान शिफ्ट करोगे, कल कोई उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दोगे, और इस सब में बाकी घर वाले भी शामिल होंगे। ये तो हमारी ही हिम्मत है कि इसे झेल रहे हैं, वरना तो कोई और नहीं झेल सकता। 2 दिन में इसे जूतियों से मुंह रगड़कर बाहर निकाल देंगे। अम्मी बिया की हरकतों से कुछ ज़्यादा ही आजिज़ थी। बिया ने अफसोस से उन्हें देखा, फिर अपनी निगाहों को कहराम पे ले गई और आंखों ही आंखों में कहा, देखा, ये है मेरी इज्जत 2 टके की। वो अफसोस से सोचती वहाँ से आगे बढ़ गई। कहराम ने चची को सलाम किया और बोला, आप ऐसे ना कहा करें, छोटी है, ना समझ है। चची ने सर झटका। सिर्फ तुम कहते हो कि ये छोटी है और ना समझ है, या तुम्हारे चाचू, वरना पूरी गली में मशहूर है कि इसकी लंबी ज़ुबान है और दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं कहराम, ये बिया तो चलता फिरता नुकसान का घर है। ना कोई काम ढंग का करती है, ना पढ़ती है। पूरा दिन बस मेरे मोबाइल में लगी रहती है। मैं इससे बहुत तंग हूँ। तुम इसे बोर्डिंग भेज दो, अपने चाचू से बात करो और उसे कहीं दूर भेज दो। घर से दूर रहेगी ना, तो शायद कुछ संभल जाएगी। कहराम ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं चची, बोर्डिंग स्कूल में भेजने का आजकल दौर नहीं है। यहाँ घर में है, सबके सामने है, तो हम सब मुतमईन भी हैं। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। उसने चची को मुतमईन किया और फिर वो कमरे में जाकर बैठ गया। वो सीमा को लेने आया था। चची इस बात से वाकिफ़ थी। सीमा दूसरे कमरे में तैयार हो रही थी। बिया उसके उकब में खड़ी थी। मैं भी जाऊंगी, वो बेचैनी से बोली। सीमा ने शीशे में उसका अक्स देखा। हम दोनों शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसने बिया को याद दिलाना चाहा था। बिया ने अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगली पर लपेटते हुए कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, मैं दादों के घर रुक जाऊंगी, वहाँ पर परी और नरमीन के साथ बातें कर लूँगी। और भी तो कितने सारे लोग हैं उधर। मैं घर अकेली बोर हो जाऊंगी, या अम्मी मुझसे झाड़ू दिलवाएंगी। ये नीम का दरख्त हम कटवा क्यों नहीं देते? जब देखो इस पे से पत्ते झड़ते रहते हैं। उसने नाराज़गी भरी निगाह चौखट से पार सहन में लगे नीम के दरख्त पर डाली, जिस पे अभी तक चिड़ियाँ बैठी हुई दिखाई देती थीं। लेकिन सूरज की किरणें आगे बढ़ गई थी। दोनों चिड़ियाँ एक दूसरे में मगन जैसे बातें कर रही थी। बिया ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर सीमा की जानिब दोबारा निगाह करते हुए बोली, मैं तो जाऊंगी आपके साथ, मेरा घर दिल नहीं लगेगा। सीमा ने गहरा सांस लिया। बिया, मैं तुम्हें ले जाती, लेकिन देखो
कहीं कहीं तुम नहीं जा सकती हमारे साथ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बिया को कैसे समझाए। तभी बिया ने सर हिलाया। ठीक है, मैं शादी से बात कर लूँगी। वो मुझे ले जाएंगे, आप मत लेकर जाएं। इससे पहले कि सीमा उसे कुछ कहती, वो भागकर कमरे से निकल गई। और सीमा जो तैयार हो रही थी, वो उसे खामोशी से शीशे में देखने लगी थी। इसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो बिया फ्रंट सीट पर कहराम शाह के बराबर बैठी हुई थी। सीमा पीछे थी और कहराम शाह उकबनुमा शीशे से सीमा को हल्की सी मुस्कुराहट और बेबसी से देख रहा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो बिया को मना नहीं कर सका कि फ्रंट सीट पे सीमा बैठेगी, वो नहीं। और सीमा ने उसकी आंखों की तहरीर को समझते हुए सर को धीरे से खम दिया और फिर चेहरा झुका लिया। बाबे हाल। गाड़ी में खामोशी छाई थी। वो फ्रंट सीट पे बुत बनी बैठी थी, यूं जैसे सांस भी न ले रही हो। कहराम शाह गाड़ी को खामोशी से चला रहा था। उसकी निगाहें सुर्ख हो रही थी और वो उन्हें शीशे पे जमाए हुए था। उसकी आंखों के सामने अपनी गलती घूम रही थी। वो चाहकर भी उस सब को भुला नहीं पा रहा था। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। इस सब को 2 हफ्ते बीत गए थे और इन 2 हफ्तों में उसने एक पल भी चैन का नहीं लिया था। उसकी तकलीफ़ वही जानता था और बिया से तो वो निगाहें मिलाने के लायक नहीं रहा था। अब भी वो उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी अम्मी ने उसे भेज दिया था। कोई नहीं जानता था कि हुआ क्या है और क्यों बिया अब कहराम के साथ जाने से कतराती है। बिया को कहराम ने मना किया था, मैं सबको बता दूंगी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आपने मुझे मुझे वो रोकर कुछ कहना चाहती थी। तभी कहराम शाह गुर्राया, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। उसका लहजा दो टोक था। बिया ने उसे डबडबाई आंखों से देखा। मैं बताऊंगी, मुझे बहुत दर्द हुआ था। कहराम के दिल पे घूंसा लगा। उसने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, वो कह रहा था। मैं वक्त रहते रुक गया था। हमने कोई हद पार नहीं की। ये तो उसे खुद भी याद नहीं था कि हुआ क्या था। उसे बस ये याद था कि बिया चीख रही थी। उसने बिया को नहीं छोड़ा था और जब छोड़ा था तो वो नीम बेहोश थी। उसकी गर्दन से नीचे निशान थे और बाजू पे कट लगा था। वह नीम बेहोश थी। सदमा और तकलीफ़ उसे हिलने नहीं दे रहे थे। कहराम उससे दूर हुआ। वो उससे और दूर होना चाहता था, लेकिन वो हो ना सका। उसने बिया को हमदर्दी से बाहों में समेटा और आंखें मूंद ली, ऐसे कि बिया कहीं उससे दूर ना चली जाए। उसे नशे की हालत में भी ये डर था कि बिया खुद को कुछ कर ना ले। आप बहुत गंदे इंसान हैं, बिया ने उसके मुकर जाने पे उसे कहा था। मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम एक बात जान लो, तुम अब वही करोगी जो मैं कहूँगा। उसने बिया को सुर्ख अंगारा निगाहों से देखकर कहा था। बिया ने सिसकी ली। मैं कहराम ने एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाई और बिया का बाजू दबोच कर बोला, तुम अब वही करोगी बिया जो कहराम शाह कहेगा। अपनी ज़ुबान बंद रखोगी और यहाँ से चली जाओगी। मेरी निगाहें हर वक्त तुम पे होंगी। मैं इस सब को ठीक कर दूंगा, लेकिन जब तक ठीक नहीं हो जाता तुम बोर्डिंग स्कूल रहोगी। उसका लहजा दो टोक था। बिया ने उससे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो रही थी। मुझ मुझे दर्द हो रहा है, वो कसमसाई तो कहराम ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़कर उसने सीमा को
उसने